इनकी हालत पर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही उनके किसी सपोर्टर को गुस्सा आना चाहिए, बल्कि ये हालत काबिले तरस हो चुकी है। अवाम ने इस मुल्क पे हुकूमत नहीं की, बल्कि 1% के जो लोग हैं जिसने कि इस मुल्क में अपने मफादात को हासिल किया और इस मुल्क को जरिया बनाया। रहमान मलिक का मरहूम ने उसमें इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की हुई है कि वो अगर आप वो फाइल पढ़ी लें तो आपको पता चल सकता है कि उसमें नवाज शरीफ बच ही नहीं सकते थे। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन इमरान खान साहब के आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से मखदूम शहाबुद्दीन हमारे नौजवान एंकर हमारे साथ हैं, इमरान रियाज खान हमारे सीनियर एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम, आप पाकिस्तान से बाहर थे या अभी भी अगर हैं तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर भाई फॉर हैविंग मी। और इस वक्त मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं बहुत दिनों से पिछले कुछ इंटरेक्ट भी कर रहा था और पूरे यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ शहरों में उनसे मुलाकातें भी मेरी जारी थी। तो जो सूरत हाल है उसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जितने कंसर्न्ड हैं पाकिस्तान को लेकर, हम लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन जितनी परेशानी, जितनी टेंशन और जितने तड़प हो रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि मेजॉरिटी जिनसे मैं मिला उनमें से बहुत से लोग अपनी टिकट्स कटा चुके हैं और वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए खुसूसन बैरून मुल्क से आ रहे हैं। क्योंकि देखें, इस वक्त ये एक मूवमेंट बन चुकी है और ये जो हकीकी आजादी की तहरीक है, इसने पूरे के पूरे इस वक्त जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है ना सिर्फ उन्हें मोबिलाइज किया है, बल्कि इंपोर्टेड सरकार जिस तरह से खुद को एक्सपोज कर चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए भी, और बहुत से लोग भी इस चीज का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर गवर्नमेंट की आप सूरत हाल देखें अमीर भाई, तो इनकी हालत पर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही उनके किसी सपोर्टर को गुस्सा आना चाहिए, बल्कि ये हालत काबिले तरस हो चुकी है। ये काबिले रहम हालत है इनकी। और जिस तरह से इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अब इन्हें हम थका कर मारेंगे, इसी पे जरा मैं आप थका बात कर रहे हैं, इसी पे जरा बात करते हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। शिबली फराज साहब, ये जो आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं अपने प्लान को, इसका मतलब ये है कि हुकूमत को थकाना है, हुकूमत की जो फोर्सेस यहाँ डिप्लॉय हुई हैं उनको थका देंगे आप, हुकूमत के आसाब तोड़ेंगे, या इसकी कोई और मंतक या लॉजिक है? देखिए जी, इसमें ये सब बातें इसमें शामिल हैं। इस दफा हमने 25 मई के तजुर्बात और जो हमारे पूरे 2014 से जो भी हमारे तजुर्बात हैं उसको सामने रखकर हमने अपनी हिकमत अमली बनाई थी। और ये हिकमत अमली जो है बड़ी इवॉल्विंग है, जिसमें कि हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट को जहन में रखा हुआ है और उसी को लेके उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। एक तो जाहिर है कि इनके आसाब पे हम सवार हैं पिछले कई अरसे से, लेकिन बिलखुसूस अभी तो ये जो है तो मार्च जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है और जिस तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़े पुरजोश तरीके से, एक पता चलता है कि ये सिर्फ एक महज एक फॉर्मेलिटी नहीं है उनके लिए कि वो भी इसमें आके शामिल हो जाएं, बल्कि ये लगता है वो जो जज्बा लगता है जो कि हम देखते हैं, उनका जोश व खरोश और उनके चेहरों पे जो एक उम्मीद की एक किरण जो कि इमरान खान लाए हैं। तो ये पहली दफा है कि माइनॉरिटी जो कि हमेशा इस मुल्क को रूल करती रही है वो अकेली खड़ी है और बाकी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है। क्योंकि अब जिस तरह के इस मुल्क में खास तौर पर भी आपने जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी जो परेशानी और उनका जो तज़ब्ज़ुब जिसका जिक्र आपने किया वो बुनियादी तौर पे यही है कि इस मुल्क को कभी भी वो अवाम ने इस मुल्क पे हुकूमत नहीं की, बल्कि 1% के जो लोग हैं जिसने कि इस मुल्क में अपने मफादात को हासिल किया और इस मुल्क को जरिया बनाया अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए और अपने जो मफादात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। अब कौम बिल्कुल तैयार है
और उसको हम देख रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पे के ये गढ़ समझा जाता था नून लीग का, मसलन आज गुजरावाला का, तो ये काबिल-ए-दीद मनाजिर थे जिसमें कि जिस पुरजोश तरीके से हमारा इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेशन की कि अनप्रेसिडेंटेड है। हमारा ये मानना है कि हम चूंकि टाइम लगता है, एक एक इतने ज्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए इसका जो हमने दौरानिया बढ़ा दिया है। और मैं से ये भी एक पार्ट ऑफ द वो है कि इनको हम थका कर और इनको जो है ना, इनको हमने जो हम पे मुसलत की गई, इनको हमने बाहर फेंकना है वंस एंड फॉर ऑल। अब बात जो है तो मुल्क बचाने की है, अब बात जो है तो सिर्फ सियासत की नहीं है, इक़्तिदार की नहीं है। अच्छा शिबली साहब, ये फरमाइएगा सर कि इमरान खान साहब जब चलते हैं वो एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे कस्बे, कस्बे से अगले गांव, तो उनकी एक अपनी मिकनातीसियत है। वो लोगों, कोई भी लीडर हो, वो लोगों को खींचता है अपनी तरफ और वो अपने साथ लेकर चलता है। इससे पहले जितने लॉन्ग मार्च हुए उनका एक ख़ास पैटर्न होता था, वो चाहे तारुल कादरी साहब का था या आपका था 2014 का, लॉयर्स मूवमेंट थी, जो तहरीकें इस 21वीं सदी में हमारे सामने 22 साल में नज़र आती हैं। तो उसमें ये पैटर्न नहीं है जो आपका है, उसमें चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लोग साथ जुड़ते रहते हैं, वो आगे आगे चलते रहते हैं। आप चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर अगले दिन फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो अब आप आगे बढ़ गए, जो लोग पीछे रह गए, इन सबको आपने लेकर पहुंचना है अल्टीमेटली यही इस्लामाबाद। ये आएंगे फिर बाद में आपके बुलाने पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देखें, ये हमारा प्लान था, क्योंकि देखें इतनी बड़ी जब लोग आपके लाखों लोग जब आपके साथ एक ही उसमें आ रहे हों, तो वो जाहिर है कि हमने, जिस तरह मैंने कहा ना कि हमने अपने पुराने तजुर्बात से ये सीखा है, तो अब जो है तो ये तो सारा जो हो रहा है, ये तो एक वो है, उसमें उनमें ये सेंस हम वो कर रहे हैं कि उन्होंने इधर इस्लामाबाद पहुंचना है। तो जिस तरह के चल रहे हैं हम मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ कस्बों से, तो हम ये इंशाल्लाह ये लोग जो है तो अगले जुमेरात को जो है तो ये इकट्ठे अपने अपने इलाकों से, पूरे पाकिस्तान से, कराची से चलने को उसका एक अलहदा टाइम है, बलूचिस्तान से चलने वालों का अलहदा, GB से अलहदा, आज़ाद कश्मीर से अलहदा, खैबर पुख्तनख्वा। मत भूलिए कि हमारा जो खैबर पुख्तनख्वा में जो हमारी जो एक खास उन लोगों को मोहब्बत है खान साहब से, तो वो सारे तैयार बैठे हैं और हमारे फ्रेश लोग जो है तो इंशाल्लाह ये उधर से भी मुख्तलिफ सिमतों से, मुल्क के तूल व अर्ज़ से जो है तो आएंगे। और ऐसी टाइमिंग रखी है हमने, ये हर चीज़ की बड़ी एक ऑलमोस्ट साइंटिफिक बेसिस पे हमने उसकी कैलकुलेशन भी की हुई है, टाइम्स की भी, लॉजिस्टिक्स की भी, हर चीज़ की हमने, बिल्कुल जैसे कि कोई एक काफिला होता है जिसका कि हर कदम और हर पड़ाव जो है तो प्लान्ड होता है। और फिर जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है शिबली साहब, एक तो इमरान रियाज खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आप भी सवाल कीजिएगा। एक सवाल मेरा पहले आप शामिल कर लें। शिबली साहब, ये आप अपने लोगों के लिए जो इंतजामात कर रहे हैं, यहाँ जो पुलिस आपके लिए खड़ी कर दी है इन्होंने, इस्लामाबाद हुकूमत ने, इनके राशन पानी का भी आप ही को बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये बेचारे बड़े बुरे हाल में यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल इनके लिए भी कुछ लेकर आइएगा साथ। हमारे भाई हैं और वो उनको भी पता है कि हमारा मकसद क्या है, और इंशाल्लाह जो पुलिस के जो लोग खड़े किए हैं वो इंशाल्लाह हमारे इस मार्च में शामिल होंगे। और जी इमरान, कुछ पूछना चाहेंगे आप शिबली साहब से? इमरान, आपको आवाज आ रही है? वो दूसरी बात यह है कि जी मुझे आवाज आ रही है। जी मुझे आ रही है। जी शिबली साहब से कुछ पूछना चाहें आप अगर? अब मेरा एक सवाल है आज, और आज ये बात बड़ी उठाई गई। इमरान खान साहब ने कहा कि 10 महीने तक की मेरी प्लानिंग है और 10 महीने तक मैं एहतजाज को ले जा सकता हूँ। तो क्या आपको एहतजाज के इस मरहले पे ऐसा लगता है कि आपको 10 महीने और स्ट्रगल करना पड़ेगा और अभी जल्दी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है? शिबली फराज साहब, देखिए, बात ये है कि जो खान साहब ने 10 महीने के बाद किए, वो तो जाहिर है उन्होंने एक उसमें कहा है कि हमारा ये वाहिद हमारा प्रोटेस्ट का ये वो तरीका नहीं है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें उस 10 महीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के अवाम यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो फिर तो अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता, तो फिर तो मतलब ये है कि कोई ये नहीं है कि कोई हमारी तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तो एक मुसलसल
मुख्तलिफ फॉर्म्स में है, इसके सब प्लान्स हैं। ये सिर्फ यहाँ पे आना नहीं है। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो उसमें हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो भी अनवेल करेंगे कि अब हमारे इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक जिस तरह के भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम 1000 साल जंग लड़ेंगे, तो उन्होंने भी एक टाइम फ्रेम एक उसमें दिया है, एक इसी स्पिरिट में दिया है। ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई मकसद, हम इंशाल्लाह उम्मीद जिस तरह के हमने लोगों की पार्टिसिपेशन देखी है वो तो मतलब है कि काबिल दीद है, और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होगा और इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होगा। नहीं, अच्छा शिबली साहब पहुंच गए यहाँ पे। इमरान खान साहब को इसमें किस आउटकम की तवक्को है और कितने अरसे में उनको आउटकम की तवक्को है? यानी वो कोई खुद तो वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, लेकिन कब की डेट चाहिए? इमीडिएटली अभी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में? वो कब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो? निगरान हुकूमत कब बने, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है, जो इस वक्त मौजूद हैं लोग, उनका कहना है कि अक्टूबर में जाकर हम इलेक्शन करवाएंगे। ये उनकी पोजीशन है। यहाँ इमरान खान की पोजीशन है कि फौरी तौर पे करवाओ। तो बातचीत तो बैठ कर ही होगी, चाहे वो ऐवान सदर में हो, और एस्टेब्लिशमेंट ही करवाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा बातचीत करवाती है। तो इमरान खान साहब की जो मिनिमम होगा वो कहां तक जाकर मान सकते हैं? देखिए इमरान, बात ये जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए इमरान, बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जितना हर वो दिन जो गुजरता है इस हुकूमत की मौजूदगी में, वो मुल्क को नीचे ले जा रहा है। इकोनॉमी हमारी बदहाल है, हम तकरीबन क्या डिफॉल्ट पे पहुंच चुके हैं। हमारी एलसी, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, वो पे नहीं हो रही, और इसी तरह हमारी टैक्सेशन, वो जो टैक्स कलेक्शन है वो नीचे जा रही है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं। एक बड़े ही एक अनसर्टिनिटी का दौरा है। ऐसे दौर में कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती है इमरान, कोई भी हुकूमत नहीं चला सकता, इसलिए कि लोग फैसला साजी नहीं कर सकते, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो हम एक ऐसे मरहले में है जिसमें कि हुकूमत को घसीटना, यानी कि अगर हुकूमत अपने आप को घसीटे तो उससे यह है कि जो मुल्क को नुकसान होगा वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जो इलेक्शन है वो हम एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में, जिसमें कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, हमारे पास रास्ते हैं, और दूसरा ये है कि जल्द अज जल्द, जितना जल्दी, देखें ये जितनी भी गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका एक ही जवाब है कि अवाम के से फ्रेश मैंडेट लिया जाए और नई हुकूमत आए, वो जिसकी भी आए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो उससे ये सारी अनसर्टेनिटी, जितना भी जो गैर यकीनी सूरत हाल है, वो दम तोड़ देगी, और यही मुल्क की बेहतरी में है। क्योंकि ये हुकूमत जितने भी दिन चलेगी उससे मुल्क मजीद नीचे जाएगा, और खुदा ना खास्ता हमारा हशर जो है तो वो श्रीलंका से भी बुरा हो सकता है। शिबली फराज साहब, 3 चीजें जो है वो इमरान खान साहब के सामने लाई गई थी। पहले कुछ सहाफी आए थे, बाद में बिजनेसमैन भी आए, और ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो नवाज शरीफ साहब तक भी की गई और इमरान खान साहब तक भी की गई। उसमें एक ये था कि जो पाकिस्तान की अफवाज है उनका सियासत में रोल के हवाले से एक तयन कर दिया जाए, और स्पेशली जो तैनाती है आर्मी चीफ की, उस हवाले से भी कुछ चीज़ों को सेटल कर दिया जाए हमेशा के लिए। दूसरा, मईशत के बारे में तय कर लेंगे मईशत को कैसे चलाना है, और कोई भी हुकूमत आए वो उसी फार्मूला, उसी पैटर्न को फॉलो करे और पाकिस्तान आगे बढ़ता चला जाए। और इसके बदले में इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि साथ में इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दें, और जो भी उसमें इस्लाहात लेकर आनी है वो तय करें और पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पे क्या पेशरफ्त है, क्या कोई चीज इस पे हो रही है या हर तरफ डेडलॉक? देखिए ये इस चीज पे तो अभी हम यहाँ पे पहुंचे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो ये है कि ये जो इससे हमें तवक्को है इस वक्त, वो ये है कि इस मुल्क को अगर आपने एक गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना है तो पहले आप इंतखाबात का ऐलान करें, उसके बाद बैठ के ये सारी चीजें तय हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी इसके एक मुसलसल एक लंबी, देखें चाहे वो जिसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं,
ये सारी चीजें तब होंगी जब एक मुल्क में एक क्लैरिटी हो कि क्या होना है, किस हुकूमत ने कब इलेक्शंस होने हैं और किस तरह से हम एक ऐसे इकदाम कर सकते हैं। देखिए, बदकिस्मती से इमरान, मुल्क में न तो डिक्टेटरशिप कभी 100% आई है, जो डिक्टेटर है वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है, और फिर हमने ऐसी हुकूमतें भी देखी हैं जिसमें कि डेमोक्रेटिक फसाड होता है लेकिन वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक होती नहीं है। इस दफा हमने ये भी फैसला करना है कि आया ये अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत में ये नहीं होगा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि जी इनको अंदर आने नहीं देना, और अगर जमहूरी हुकूमत है तो उसमें फिर लोगों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कानून साजी करनी है और उन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, क्योंकि जो पुराने तजुर्बे थे उन्होंने मुल्क को कहीं नहीं पहुंचाया। उसने हमेशा हमें भिखारी बनाया, उसने हमें जिल्लत और रुसवाई मिली। हम चाहे इंटरनेशनली हमारी कोई हैसियत नहीं है और लोकली भी कोई पता नहीं है कि किसके साथ। अब देखिए ना, ये जो वाकयात हुए हैं जिसमें कि एक सिटिंग सेनेटर, बूढ़े सेनेटर को उठा के उसकी बेइज्जती हुई, या जो सहाफियों हमारे भाइयों के साथ जो हो रहा है, ये नहीं हो सकता। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये नहीं हो सकता। अभी तो शिबली साहब, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अब जो नया करने के लिए हुकूमत ने आज काम कर दिया है, वारदात कर दी है कि FIA को मजीद एम्पावर किया जा रहा है और FIA अब किसी भी पोस्ट के ऊपर उसको नफरत फैलाने की कैटेगरी में शामिल करके आपको उठा सकती है, पकड़ सकती है और 7 साल के लिए अंदर कर सकती है। भाई, अगर मुझसे हो गई कोई गलती, अगर मुझसे कोई नफरत फैलाने वाली बात हो गई तो क्या मुझे 7 साल की सजा देनी चाहिए आपको? यानी ये तो मर्डर के बराबर सजा दे दी गई। ये जो फाशिज्म और हैरासमेंट का माहौल है, देखिए यही तो रोना है कि एक ऐसी माइनॉरिटी की हुकूमत, देखिए जब मुल्क में माइनॉरिटी की हुकूमत हो तो इसका मतलब है अमरीयत है, और ये इस किस्म की जो कानून साजियां की जा रही हैं ये बेसिकली आवाम से जो खौफ है उनको जोर के जरिए उसको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन देखें, अवाम अब उन्होंने फैसला कर लिया है। आपने देख लिया होगा कि जिस तरह से लोगों की हालत है, जिस तरह महंगाई की सूरत हाल है, इधर बजाय अवाम की फलाह के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएं, इधर जो है तो ये FIA को वो कर रहे हैं। कभी रेड जोन को, पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन बना दिया, इनका बस नहीं चला, वरना ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को भी रेड जोन में शामिल कर लेते। मकसद ये है कि ये जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, हर गलती वो उल्टा हो रहा है। हर ये पैनिक में जब आप फैसला साजी करते हैं तो वो हमेशा गलत होता है और वो उल्टा पड़ता है। तो मुल्क को एक जेल ना बनाए, मुल्क को एक पुलिस स्टेट ना बनाए। मुल्क में जो सबसे अहम जो एक डिमांड है, एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जिसने कि ये भी साबित किया है कि वो उसने, चाहे वो कुर्रम हो वहाँ भी वो इलेक्शन जीती है, चाहे वो कराची हो, सिंध हो, पंजाब हो, कहीं पे भी जो है तो 37 इलेक्शन में से 29 इलेक्शन हमने जीते हैं। तो इससे जाहिर ये होता है कि अवाम ने अपना एक फैसला, एक सैंपलिंग दे दी है। कल अगर ये 120 सीटें वेकेंट कराएं, वो 120 फिर हम जीतेंगे, और ये अगर बाकी सीटें अपनी खाली करें, ये भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो इस वक्त जी देखें, वक्त आ गया है जिसमें कि कौम ने ये फैसला करना है। ये मैंने आपने नहीं करना, ये कुछ लोग मिल बैठ के नहीं, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो जिसमें कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उस फैसला साजी में शामिल नहीं है, फिर ये माइनॉरिटी तो हुकूमत न कर सकती है और न कोई फैसले कर सकती है। नैब के कवानीन इन्होंने अपनी मर्जी से बना लिए। कुछ कहते थे कि जी अगर हम पार्लियामेंट में होते तो शायद ये ना होता। वही पार्लियामेंट में हम सेनेट में बैठे हुए थे, हमारे सामने बावजूद हमारे शदीद एहतजाज के उधर उसकी वोटिंग भी करा दी गई और हमें एक लफ्ज भी नहीं बोलने दिया गया, तकरीर की इजाजत तक नहीं मिली। तो जब इस किस्म की कवानीन ये पास करेंगे जिसमें कि खास टोला अपनी चोरी को माफ कर दे और करप्शन को यहाँ पे जुर्म ही न समझा जाए, तो फिर वो मुल्क चल नहीं सकता। वो फिर राजवाड़ा बन जाता है, वो एक बनाना स्टेट बन जाता है, बनाना रिपब्लिक बन जाता है। अच्छा, इसमें शिबली फराज साहब, जब आप लोगों के दौरे हुकूमत में एक आ रहा था पीका ऑर्डिनेंस और दीगर चीजें आ रही थी, तो PMLN ने और PDM की जमातों ने सहाफियों को बड़ा मुतहर्रिक किया था, उनको बड़ा मोटिवेट किया था, और सहाफियों ने उसके बाद कैंप्स लगाए थे जिसमें अपोजिशन की पार्टियां आती थी और शिरकत करती थी, और उन्होंने आपको मजबूर किया और अदालत में भी गए और इन सारी चीजों को रोका। अब ये उससे ज्यादा फाशिज्म है, यानी उससे भी ज्यादा सख्त किस्म के कवानीन लाने की कोशिश हो रही है मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर,
और वो FIA को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। यानी जो वो FIA को बनाना चाहते हैं उसके बाद तो आप समझें कि मार्शाल्लाह प्लस लग गया पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत हाल में PDM की जमातों ने बड़ा स्मार्टली चीजों को हैंडल किया था मीडिया के साथ मिलकर। आपकी हिकमत अमली क्या है? इमरान, बात यह है कि हमने तो तारीख हमें यही सिखाती है कि जो इस किस्म के ड्रैकोनियन कवानीन या इस किस्म के फाशिस्ट वो इक़दामात किए जाते हैं वो फिर उन्हीं के गले पड़ते हैं। बिकॉज तारीख ने हमें यही सिखाया है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ जो चेंजेस की थी कवानीन में वो उनके गले पड़े। फिर इस तरह जो ये नैब के कवानीन थे ये इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून ने ही मिलकर बनाए थे और इन्होंने अपनी हुकूमतों में आके इनको रिवोक नहीं किया और ये दोनों खुद ही अपने अपने उसमें जाल में फंसते रहे। तो अभी भी यही होगा कि जिस तरह से ये कवानीन FIA को जिस तरह से ये एम्पावर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये तारीख हमें यही सिखाती है, कल ये इसी के अंडर आएंगे और यही लोग इसका विक्टिम बनेंगे जिसके कि ये वो कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं एक मकबूल तरीन और सबसे बड़ी जमात को दबाने के लिए। सारे लॉज हमारे लिए बन रहे हैं, ये कोई मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, ये अवाम की बेहतरी के लिए नहीं बन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान रियाज साहब ये फरमाएं सर कि फेस पे तो है PMLN और ब्रेक से पहले जिस फाशिज्म की बात हो रही थी, जो हथकंडे ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है अपने नाकदीन के खिलाफ, अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, फेस पर PMLN है। क्या वो पीपल्स पार्टी जो बड़ी लिबरल जमात बनती है और बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, जो इसकी इत्तेहादी है, ANP वो बड़ी लिबरल जमात बनती है, लिबरल नजरियात की मालिक, साथ ये MQM है, सरदार अख्तर मेंगल, ये जो इनके इत्तेहादी हैं, क्या ये बरीउ जिम्मा हो गए? ये जो कुछ इस दौर में हो रहा है ये जवाब देनी हो गए इसके? देखिए सिचुएशन जो है, अगर आप लूजर कहें इस सारी सिचुएशन में सबसे बड़ा कौन है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा लूजर कौन है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे जो उंगलियां उठी हैं और लोगों ने उनसे जो शिकवे और गिले किए हैं, अगर आप ये कहें कि सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ है तो ये बात गलत नहीं होगी और उनको इस बात का इतराक भी है। और इसी वजह से सहाफियों पर सख्तियां भी होती हैं, मुल्क भी छोड़कर जाने पड़ते हैं क्योंकि सहाफी सवाल उठाते हैं, वो खबरों की एंगलिंग करते हैं, वो उनमें से नुक्ते निकालते हैं। तो फिर जो लोग समझते हैं कि उनको इसका नुकसान हो रहा है रद्द अमल देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी लूजर है तो ये तो बात ठीक है। रिजीम चेंज ऑपरेशन में लोगों को जिनसे सबसे ज्यादा शिकवा हुआ वो इधर ही हुआ। दूसरे नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप इसको चेक करें कि सबसे बड़ा लूजर कौन है तो वो नून लीग है। नून लीग जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग थी और उन्होंने इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनानी थी इमरान खान के जाने पर। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उनकी नहीं है, यानी मौजूदा हुकूमत को कोई और चला रहा है। हम सब जानते हैं कौन चला रहा है, इनके तो बेचारों के बस में ही कुछ नहीं है। एक चूंचू का मुरब्बा है, सबको इकट्ठा किया हुआ है और उसके ऊपर मॉनिटर कोई और है, मॉनिटर हुकूमत चला रहे हैं। तो एक तो ये वाली हुकूमत भी उनको नहीं मिली और अगली जो उनकी अपनी हुकूमत आ रही थी वो उससे भी हाथ धो बैठे हैं। सबसे बड़ी लूजर PMLN है, जो एक इंडिपेंडेंट पूरी मिलती हुई हुकूमत को उन्होंने लात मारी और ये गलत फैसला करके घाटे का सौदा किया। नून लीग ने नंबर 1 पे वो है। नंबर 2 पे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना वो MQM को हुआ। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बुरी तरह तबाह किया है। कराची में वो पहले दूसरे नंबर की जमात होती थी और अल्ताफ हुसैन के बाद आप दूसरे नंबर भी कह लें। लेकिन अब इस वक्त जो नया सर्वे हुआ है उसके मुताबिक PTI आती है वहां पहले नंबर पे, जबकि MQM चौथे 5वें नंबर पे चली गई है। बीच में और बहुत सारी जमातें हैं जो बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। तहरीके लब्बैक MQM से आगे जा चुकी है। यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि MQM बेचारी कहां खड़ी है। तो ये तो हो गया जी। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मुझे लगता है कि MQM है। MQM के बाद जो सबसे बड़ी एक लम्हे के लिए जरा इमरान तीसरे पे जाने से पहले हम जरा खोल के बात करते हैं ना, ताकि लोगों को भी समझने में आसानी हो और अंडरस्टैंडिंग हो सके।
आपने कहा कि जी सबसे बड़ी लूजर है मुस्लिम लीग नून, फिर दूसरे नंबर पर एमक्यूएम। जरा पहले नंबर वाली लूजर की बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ये 1 साल के इक़्तिदार के लिए 5 साल के इक़्तिदार को ठोकर मार दी, और ये इक़्तिदार भी उनका नहीं है। उन्होंने फायदे कितने हासिल कर लिए? हाँ, ये भी उनका नहीं है, ठीक है, ये भी उनका नहीं है, ये भी उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने फायदे कितने हासिल किए? मरियम बरी, जमानत नहीं बरी। ये फायदे मुस्तकिल तब होते जब उनकी अगली हुकूमत आ रही होती। ये फायदे मुस्तकिल रह नहीं पाएंगे अगर उनकी हुकूमत ना आई और इमरान खान की हुकूमत आ गई तो, क्योंकि इमरान खान इन चीजों को कानून के मुताबिक रिवर्स कर देंगे। यानी उनके पास हुकूमत है, अगर 2/3 नहीं भी है, सादा अक्सरियत है, तो सेनेट में भी वो अक्सरियत में आ जाएंगे। आपने बड़े अरसे तक क्राइम को कवर किया है, बड़े अरसे तक आपने ये सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कवर किया है। आपको नहीं लगता कि ये जो जिन केसेस में बरी किया गया है, बल्कि फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी, बल्कि फवाद साहब यही सवाल मैं आपके पास लाऊंगा कि ये जितने केसेस में बरियत हो गई। अब 1 मिनट, यही वाली बात पूछ लेते हैं फवाद चौधरी साहब। पहले जो एक सवाल का जवाब देते हैं आप कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक NRO 2 हुआ है, क्या ये NRO 2 एक नई हुकूमत आए जिसके बाद अक्सरियत हो, तो क्या वो रिवर्स भी हो सकता है NRO 2, या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है? अच्छा, नहीं, इमरान लाइन पे नहीं है, मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो आपसे पूछ रहा था कि देखिए इतना इन्होंने फायदे हासिल किए, बरी हो गए ना वहां पे, याद रखिएगा, जहां पे बाइज्जत बरी हुए, कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं हुआ। इसकी दोबारा अपीलें की जा सकती हैं, इन केसेस की दोबारा अपीलें की जा सकती हैं। अगर केस कमजोर करना, इमरान आप जानते हैं कि जरदारी साहब की बरियत किस बुनियाद पर हुई कि फोटोकॉपीज लगा दी गई, असल कागज निकाल दिए गए, ये एक फाइल में से एक कागज फाड़ के फेंक दे, केस खत्म। अमीर, ये चलता रहेगा। पॉलिटिकल आदमी का जो सबसे बड़ा फेलियर होता है वो ये होता है कि लोग उससे दूर हो जाए या लोगों में उसकी मकबूलियत कम हो जाए। केसेस तो देखें, केसेस तो बेशुमार है, केसेस तो और भी बन सकते हैं, केसेस तो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर बनते रहते हैं, और ये जो केसेस है ये इतने आराम से जान तो नहीं छूटेगी। आप नैब के कवानीन को जब वापस अच्छा, फवाद साहब आगे, जरा फवाद साहब आगे को भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। फवाद साहब, हम बात ये कर रहे हैं, मेरा सब जी देखिए, हम फवाद साहब बात ये कर रहे हैं कि फायदा तो हासिल कर लिया, मेरा ख्याल था कि फायदा हासिल किया इस हुकूमत ने, आके अपने सारे केसेस माफ करवा लिए, सब छुड़ा लिए, सब छुट्टी हो गई, बाहर चले गए, अब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ बाहर, मरियम बीबी भी, और जमानतें तो मामूली बात है, बरियत हो गई। इमरान रियाज कह रहे हैं कि नहीं, ये बाद में केसेस खुल सकते हैं दोबारा। तो इस पर जरा फरमाएं, आप चूंकि कानून को भी समझते हैं, कि आपने एक फाइल में से एक कागज जो काम का कागज है, जो कन्विक्शन की तरफ लेके जा सकता है, आपने फाड़ के फेंक दिया, या आपने उसकी जगह पे फोटोकॉपी लगा दी, फिर पीटते रहे आप 20 साल तक उस केस को जो जरदारी साहब के साथ हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हो सकेगा बाद में। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। ये देखें ना, अब हुदैबिया का केस एक मिसाल है। आपको याद है हुदैबिया का केस इतना ओपन एंड शट केस था, वो इन्होंने वहाँ उस वक्त जो है वो बंद करवा लिया। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने हुक्म दिया कि नहीं, इसको खोला जाए, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं खोला मेरिट के ऊपर, और वो केस जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ही बंद हो गया। हालांकि टू बी फेयर विद रहमान मलिक साहब मरहूम ने उसमें इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की हुई है कि वो अगर आप वो फाइल पढ़ी लें तो आपको पता चल सकता है कि उसमें नवाज शरीफ बच ही नहीं सकते थे, लेकिन उसको जो है वो टेक्निकल बेसिस पे बंद किया गया, वो दोबारा खुला ही नहीं। इसी तरीके से अब ये मरियम नवाज की जो बरियत है, आप देखिए कि ये मज़हका खेज है कि वो वहाँ रह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे अपार्टमेंट्स हैं, और अदालत कह रही है नहीं, आप साबित करें इनके अपार्टमेंट्स हैं। तो इतनी मतलब यहाँ पे फिर इतने मज़हक, इसीलिए तो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है लोगों का, और ये जो एक बहुत बड़े माफियाज हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशल सब एक दूसरे के साथ इन कॉन्सेंस चलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, और कभी भी फिर इस तरह के मुल्ज़िमान को सजाएं नहीं हो सकती। और वो जिस आप रहमान मलिक साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इसी हुदैबिया केस के ऊपर, जो जिसका नाम था शायद राइवन टू पार्कलैंड या राइवन टू इल्फर्ट, जहां इनकी प्रॉपर्टीज हैं। उसमें रहमान मलिक साहब ऑन कैमरा वीडियो के ऊपर सारा कुछ बता रहे हैं कि ये वो काजी फैमिली के साथ कैसे मिल मिला के खेल खेला गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो मूवी थी फ्रॉम ग्वाल मंडी टू पार्कलैंड। हाँ,
तो जी इमरान रियाज, कुछ आप फवाद साहब से बात करना चाहें? मेरे ख्याल में बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो हम जानना चाहते हैं। कंसर्न ये है कि NRO2 रिवर्स हो सकता है या वापस नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में पार्शली कुछ चीजें जो हैं वो रिवर्स हो सकती हैं जब आप नैब के कवानीन को वापस लेकर आएंगे, अगर आपको अक्सरियत मिल जाती है तो। अदरवाइज जहां पे अदालतों ने बरी कर दिया है वहां केसेस कमजोर तो हो जाएंगे, लेकिन अपीलों का हक मौजूद रहेगा। ना ये केसेस इतनी जल्दी खत्म होते हैं और ना इतनी जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। अलीट जो है उसको ये फैसिलिटी रहती है कि वो अपनी चीजों को लटकाते रहते हैं, लंबा करते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये जो 10 महीने तक मैं ले जा सकता हूं इस जद्दोजहद को, इमरान खान साहब को ये क्यों कहना पड़ा अपने लॉन्ग मार्च के 6ठे दिन? नहीं, वो एक्चुअली ये था कि वो सवाल ये उन्होंने पूछा था कि जी अगर वहां ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, वहां ना हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरा तो 10 महीने तक का भी स्टैमिना है और वो हमारी है, वो हम कर लेंगे, इनसे रहा नहीं जाना। इन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि मैच खेलता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मुखालिफ टीम जो है वो कितने दबाव में है, तो मेरी तो लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये मैच इनसे ज्यादा नहीं खेला। ये बात हुई थी। फवाद चौधरी साहब, 11 को भी आप लोग पहुंच जाएंगे या अभी 11 का भी इम्कान नहीं लग रहा? देखने में तो ऐसे लग रहा है कि शायद 15 तारीख को भी आप लोग ना पहुंचे। नहीं, अब इस तरह से है कि कल वजीराबाद है, परसों गुजरात है, फिर लाला मूसा, खारियां और सोहालमगीर है, फिर जेलम है, फिर दीना और सुहावा है, उसके बाद फिर ये गुजर खान और रबात है। तो आप समझें कि बाय थर्सडे जो है वो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे थे। और इमरान, ये तो इसका मतलब है आप तकरीबन आधा सफ़र तो कल रात तक तय हो जाएगा, कल 7वां दिन है, तो आधा सफ़र जब तय हो गया तो फिर आधा सफ़र बाकी है, अगले 4-5 दिन में वो भी तय हो जाएगा। देखिए अमीर अब्बास, अभी इमरान खान साहब को ना हम सारे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि वो सियासत में नए हैं, लेकिन वो पुराने खिलाड़ियों से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं बाद औक़ात। दूसरा, उनका जो एक चीज मैंने नोट की है कि वो तजुर्बा करने से घबराते नहीं है। वो नया तजुर्बा कर सकते हैं और बड़े हौसले के साथ कर लेते हैं। उनको फिक्र नहीं है कि इसके नताइज क्या होंगे, और वो एक अपने दिमाग में बनाते हैं एक खाका कि मैं ये करूंगा, इसके नताइज ये निकलेंगे, फिर पूरी कन्विक्शन के साथ उतरते हैं। बार बार उन्होंने आपको कहा कि हर मीडिया को कहा कि हारने के खौफ से आप जीत नहीं सकते, पहले हारने का खौफ उतारो और फिर मैदान में उतरो। तो उनके दिमाग में कुछ भी करते हुए ना, मैंने एक चीज नोट की है कि उनके दिमाग में कभी ये नहीं होता कि इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। वो बड़े पॉजिटिव होके, ऑप्टिमिस्ट होके जाते हैं। अभी जो उन्होंने प्लान किया वो ये है कि मेरा कोई एक आदमी भी थकना नहीं चाहिए। जब मैं रावलपिंडी पहुंचूं तो जितने लोग मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हों वो सारे के सारे फ्रेश हों, उनमें से कोई भी थका हुआ ना हो। मैं उनको वहां जाकर जब आवाज दूं तो वो लाखों की तादाद में रावलपिंडी पहुंचे, फिर खैबर पख्तूनख्वा से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, यहां से भी लोग आएंगे। तो इमरान खान साहब का आइडिया ये है कि लोग ताज़ा दम हों और वो लोग पहुंचे, और ये एक नया तजर्बा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बल्कि हमने दुनिया में शायद अपने होश में ऐसा कोई लॉन्ग मार्च नहीं देखा जिसमें इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा हो। ये लॉन्ग मार्च आईनी और कानूनी भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लोग गए हैं और वो कुछ और चाहते हैं, लेकिन क्या फजलुर रहमान इस्लामाबाद 2 मरतबा नहीं आए? क्या उन्होंने आकर यहाँ पे धरना नहीं दिया? क्या उन्होंने धरना बाद में अपनी मर्जी से खत्म नहीं किया? क्या यहाँ पे मरियम नवाज और हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च लेकर नहीं आए? क्या यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेकर नहीं आए? क्या उस वक्त अदालतों ने इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी? देखिए, 25 मई में अमीर अब्बास, मेरा एक बुनियादी सवाल है, 25 मई में अगर कोई भी चीज इन्वेस्टिगेट होने वाली है ना, तो वो ये है कि आप लोगों के घरों में कैसे घुसे, आपने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कैसे किया, आप अल्लामा इकबाल की बहू का जो घर का गेट है उसको आप गाड़ी मार के तोड़ देते हैं, सरकारी गाड़ी मार के, और आप लोगों को रुलाते हैं, खवातीन की बेरुमती करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग करते हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान ने देखी 25 मई और उसके आसपास के दिनों में। इसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा कि 25 मई को वो कहां तक आए और क्यों आए। देखिए, कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।
अगर फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए हैं तो इमरान खान को भी इस्लामाबाद आने की इजाजत होनी चाहिए। अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक चीज अलाउ की जा रही है तो यही इमरान खान साहब के लिए भी होना चाहिए। इमरान खान साहब और उनके साथियों के बकौल उनको हमेशा ये मशवरा दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल शो करना चाहती हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो उनको करने दी जाए। और वैसे भी वो ये कहते हैं कि हमारी ये सोच थी कि पॉलिटिकल इवेंट्स को होने दिया जाए। लेकिन अगर पॉलिटिकल इवेंट्स को आप रोकेंगे, ये देखें, इसको जरा समझें, पाकिस्तान में हुकूमत फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज की है और 13 पॉलिटिकल पार्टीज की है। अगर वो पॉलिटिकल इवेंट्स को रोकते हैं तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये जवाब फराहम करते हैं कि कल को जब आप लोग पॉलिटिकल इवेंट्स कर रहे होंगे तो आपको भी रोका जाए तो कोई मसला नहीं है। यानी जो पॉलिटिकल इवेंट्स ना करे उसको रोक दो और जो सूट करे तो उसको आने दो। अच्छा ये कल जरा मैं मुख्तलिफ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाली ट्रांसमिशन में भी हम इस सवाल के ऊपर बात करें बार बार। सवाल मेरा आपसे यह है कि एक है मॉब वायलेंस, यानी कुछ लोग उठे, 20, 50, 100 लोग उठे, उन्होंने लूटमार शुरू कर दी, उन्होंने लोगों की जाती इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो तो है क्राइम। एक है कि मुल्क में सैकड़ों, हजारों या बीसियों लोग उठे, वो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है, हम उसके खिलाफ सियासी जिद्दोजहद, हम सड़क पर निकल रहे हैं। उसको कोई अदालत कैसे कलअदम करार दे सकती है? यानी जब फ्रांस में इनकलाब आया, लोग निकले आज से 250 साल पहले, क्या किसी अदालत ने रोका उसको? फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा निकले लोगों को इनकलाब लाने के लिए, क्या को रोक सका? मतलब आप लोगों के पॉलिटिकल मूवमेंट को कैसे रोक सकते हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। देखिए, पाकिस्तान में हमारी एस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि किसको आने देना है और किसको रोकना है, और बाकी तो सब बातें ही हैं। अमीर बात मैं कर लूं, आप कर लें, हम लोग कुछ भी कह लें, बाकी सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, कौन कहां तक आएगा, कौन कहां तक नहीं आएगा, किसने कितने दिन बैठना है, किसने वापस जाना है। यही इमरान खान है, आपको याद है, ये लॉन्ग मार्च लेकर आ गए थे 2014 में, तो एक दिन ये डी चौक तक पहुंच गए और डी चौक से आगे चले गए और रेड जोन में दाखिल हो गए, शारे दस्तूर तक पे करीब आ गए। तो उस वक्त तो किसी को बुरा नहीं लग रहा था, याद है ना आपको? तब तो कोई नहीं बोल रहा था। ट्रेन जो है वो उठाकर कंटेनर साइड पे फेंक रही थी। एक्चुअली तब एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि इनको आने देना चाहिए, फिर बाद में बाकी लोगों को भी आने दिया गया। अब एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि नहीं आने देना चाहिए। तो ये चीजें कभी कानूनी और आईनी तरीके से तय नहीं होती, ये एस्टेब्लिशमेंट तय करती है। लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, वो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की अवाम होती है। अगर उस एस्टेब्लिशमेंट ने फैसले और चीजें अपने हाथ में ले लिए ना, तो फिर अदालतें हों या एस्टेब्लिशमेंट हो या इदारे हों, वो सारे के सारे घुटनों पे होंगे और अवाम फैसला करेगी। अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान में हो, लेकिन कई मुल्कों में हो चुका है और हमने उसको देखा है होते हुए। राइट। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने रोकना है तो फिर अदालतें भी रोक देगी, फिर निजाम भी रोक देगा, और अगर किसी ने नहीं रोकना तो कोई नहीं रोकेगा। फिर इसका मतलब फिर तो आ जाएंगे। नहीं, देखें, एक लेवल तक तो नहीं रोका जा सकता ना। देखें, क्या आप करेंगे? रावलपिंडी में आने से इमरान खान को कौन रोक सकता है? वहां पे उनकी हुकूमत है। गवर्नर राज क्या लगाया जा सकता है, उसके कुछ आईनी तकाजे हैं। 18वीं तरमीम के मुताबिक गवर्नर राज भी नहीं लगाया जा सकता। जब अब गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता और वहां पे उनकी हुकूमत है, तो अपनी हुकूमत के एरिया में अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं और उनकी हुकूमत को या परवेज इलाही को उस एक्टिविटी पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो अदालत भी बीच में नहीं आ सकती। अदालत आएगी उस वक्त जब ये इस्लामाबाद की बाउंड्री को क्रॉस करेंगे। अब अदालत ने ये देखना है कि अगर रेड जोन के ऊपर अदालत ये कहती है कि आप लोग रेड जोन में ना आए या आप लोग रेड जोन को टच ना करें, तो पीटीआई वहां चैलेंज कर सकती है जी कि रेड जोन की जो पुरानी हुदूद है हमारे साथ उसकी बात की जाए, नई हद की बात ना की जाए। और अगर अदालत कहती है कि आप F9 पार्क में आ जाएं, या आप, क्योंकि जितने बंदे इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, वो किसी पार्क में, किसी सड़क पे या किसी एक शाहराह पे नहीं आने, वो इस्लामाबाद में हर तरफ फैल जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। और मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो है वो इतने बड़े तादाद में लोगों का सामना करेगी, मुकाबला करेगी, उनके ऊपर हमला करेगी। इसमें खुदा ना खास्ता लोगों की शहादतें हो सकती हैं, लोगों की जान जा सकती है, और इसका बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए, मार्शल लॉ नहीं लग सकता, इमरजेंसी नहीं लग सकती पाकिस्तान में।
सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मार्शल लॉ लगाने वाले होते हैं वो इस कैपेसिटी में, इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाएं। मार्शल लॉ तो लगना नहीं है। ले देकर कोई भी लड़ाई हुई, कोई भी झगड़ा हुआ, अल्टीमेटली जो सारा मलबा है वो पाकिस्तान के सियासतदानों पे गिरेगा। पुलिस भी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की अब इस लेवल तक नहीं जाएगी। एफसी के लोगों से मैं मिला हूं, वो बहुत बेचारे परेशान हैं। वो कई हफ्तों से इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं, फैसल मस्जिद में उनको रखा हुआ है। वो बड़ी दिक्कत में है, बहुत परेशानी में है बेचारे। जो सिंध पुलिस वाले आए हैं वो सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, उनको प्रॉपर ठहरने की जगह भी नहीं दी गई, वो भी बहुत परेशान है। तो एग्जॉस्ट हो रही है पुलिस की फोर्स, पुलिस खुद बहुत परेशान हो रही है, बड़े एग्जॉस्ट हो रहे हैं। वो परेशान है कि भाई हम कैसे सामना करेंगे इस सिचुएशन का। 14,000 पुलिस वाले हैं, टोटल फोर्स जो इनके पास मिलाकर है वो 13-14,000 की फोर्स है, और रास्ते जो है इनके पास वो 7 है। तो कैसे इतने बड़े मॉब को हर जगह से ये रोकेंगे? अब मेरे पास ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप कितने दिन लोगों को मार सकते हैं? यानी आप रबड़ की बुलेट से आप वो चलाते रहे, कितने दिन आप चलाएंगे? आपके पास ड्रोन है, आंसू गैस चलाने वाले आप चलाते रहे, आप कितने दिन चलाएंगे? आप लोग आपको अगर घेर कर बैठ जाएंगे। रेड जोन के बारे में इमरान, जरा रेड जोन के बारे में भी बात कर लेते हैं ना, चूंकि आखिरी लम्हात हैं तो जरा लोगों की दिलचस्पी के लिए इस पर भी बात करना जरूरी है कि अब ये जो श्रीलंका में अवाम निकले, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए, वजीरों की गाड़ियों को उठा के उन्होंने नीचे नहरों में, नालों में फेंक दिया, और पूरी जो स्टेट का रेड जोन था उसमें लोग थे, श्रीलंका के अवाम थे। पर क्या किसी अदालत ने उस पर कोई सो मोटो लिया या उसको कोई रोक सकी? अवाम की ताकत को, सियासी ताकत को कौन सी अदालत और कौन सा रेड जोन पर? कोई भी नहीं। देखिए अमीर अब्बास, ये इदारे जो हैं इनके घर वाले भी हैं, इनके बीवी बच्चे भी हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, फिर ये खुद भी हमारी तरह के इंसान हैं अमीर अब्बास। इनको भी दिल में उतनी तकलीफ होती है पाकिस्तान के लिए। अगर कहीं से कोई मजबूरी है या कोई पॉलिसी गलत हो गई है तो उसका खुमियाजा पूरा पाकिस्तान नहीं भुगत सकता। अगर लोग किसी दिन बिफर गए खुदा ना खास्ता और लोगों ने चीजें अपने हाथ में ले ली कि मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, फैसला मेरा चलना चाहिए, मैं बताऊंगा इस मुल्क को कैसे चलाना है, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ इस मुल्क को। अगर किसी दिन लोगों ने ये सोच लिया इज्तिमाई तौर पे और चीजें अपने कंट्रोल में ले ली, तो मुझे बताएं कौन सी अदालत फैसला करेगी और कौन सी अदालत का फैसला कौन सा इदारा इंप्लीमेंट करवाएगा? क्या इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है? या 22 करोड़ का मुल्क है अमीर अब्बास। सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क 22 करोड़ का है। ये कोई एक आधे करोड़ की आबादी नहीं है, 10 मिलियन के लोग नहीं है, 200 मिलियन, ये 22 करोड़ का मुल्क है। इतने बड़े मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता चीजें इस नहज पे पहुंच जाए तो कंट्रोलेबल नहीं रहती। फिर अदालत सिर्फ जनता की होती है, अवाम की, फैसला भी सिर्फ उनका होता है, और सारे उनके फैसले में हाँ मिलाने में अपनी आफियत समझते हैं। उस नहज पर जाने से पहले पाकिस्तान की अवाम को उनका हक देना चाहिए। वो जो मांग रहे हैं उसके सामने सर नीचे करना चाहिए। अच्छा, अब एक कुव्वत है इमरान साहब जो ये सारा काम कर सकती है जो आप कह रहे हैं। देखिए, हुकूमत तो बज़िद है और इमरान खान भी आगे बढ़ रहे हैं अपने मुतालबात लेकर। अब हम जानते हैं पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि एक है फैसला कुन कुव्वत जिसको डिसाइसिव फैक्टर कहा जाता है पाकिस्तान की सियासत में, वो होती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट माजी में बहुत गलत काम करती रही है और यानी या काबिल तनकीद काम करती रही है, जिसका एतराफ खुद DGI ने भी किया कि हाँ माजी में हमसे बहुत कुछ हुआ गलत। सो अब देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम इन्होंने हर दौर में कहा कि माजी में हम गलत थे, आज ठीक है। आपको मैं यानी हर दौर में कहा कि माजी में हम गलत थे, आज ठीक है, माजी में हम गलत थे, आज ठीक है, माजी में हम गलत थे, आज ठीक है। आप 5 साल बाद भी यही सुन रहे होंगे। अच्छा, यानी कल भी गलत हुए तो कहेंगे कि माजी में हम गलत थे, आज ठीक है। हाँ जी, हम यही सुनते हैं हम हमेशा से ऐसे। यानी 2008 का एक अखबार है मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ISI का जो पॉलिटिकल विंग है उसको बंद कर दिया गया है और अब कभी कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होगा। सही। उसके बाद भी एतराफ़ जुर्म बार-बार किया कि हम माजी में गलत थे, अब ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट याद रखना, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम है सबसे बड़ी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट। असल मालिक और मुख्तार पाकिस्तान के अवाम है। और हो, रियासत हो, इदारे हो, पार्लियामान हो, ये अवाम के लिए बनाए गए हैं। अवाम नहीं रियासत के लिए तख्लीक की गई, रियासत अवाम के लिए तख्लीक की गई। इंसान पहले मौजूद था किसी भी रियासत के वजूद में आने से पहले। ये नेशन स्टेट का जो तस्वर 18वीं सदी में दुनिया में सामने आया,
ये इंसान की तख्लीक के बाद का तसव्वुर है। उससे पहले इंसान मौजूद था, वो कबीलों में बसता था, वो अपनी मुख्तलिफ जुग्राफियाई ममलकतों में बसता था। फिर 18वीं सदी में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ और फिर एक जदीद मॉडर्न नेशन स्टेट का तसव्वुर वजूद में आया कि कौमी रियासतें कैसे हुआ करेंगी। सो इंसान और एक जुग्राफिये में बसने वाले लोग ज़्यादा अहम हैं, ना कि रियासत का कोई इदारा या कानून। अगर वो टकरा रहे हो तो फिर अवाम बहरहाल हतमी ताकत रखती है। कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिएगा बोल न्यूज़। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।